नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल MS यादव IAS-GS अकेडमी पर। कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं सब लोग ठीक होंगे। आप लगातार हमारे वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन पहले की अपेक्षा लगता है कि आप लोग कम ही हमारे वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप वीडियो देखते तो आप कम से कम कमेंट के माध्यम से तो बताते। ऐसा लगता है कि कोई समस्याएं हैं नहीं, तो इस वजह से आप लोग कमेंट वगैरह नहीं करते हैं। बहरहाल जो भी कुछ हो, जैसा हो, आप लोग हमें ज़रूर बताया करें कि क्या बात है। तो हम लोग चल रहे थे आधुनिक भारत में, और आधुनिक भारत में हम लोग पहुंचे थे यूरोपीय कंपनियों के बारे में। जितनी भी यूरोपीय कंपनियां थीं, हमने बता दिया था कि कैसे क्या आई थी, क्या था क्या नहीं था। और शायद कल के वीडियो में हमने बताया हुआ था फ्रांसीसियों के बारे में। तो आज उन्हीं फ्रांसीसी जो अंग्रेज संघर्ष होने वाले हैं, उनको हम आगे लेके चलते हैं। इस संघर्ष में दशाएं दो होती हैं। या तो आपको जो है यहाँ पर फैक्ट पता होना चाहिए, या फिर यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, तो इस वजह से आप फैक्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। बताना तो कि अगर ये आपको जो है फैक्ट वगैरह इसके ना समझ में आए तो बताना कि हम कॉन्सेप्ट के लिए अलग से वीडियो बना देंगे। बहरहाल आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी संघर्ष की। आप देख चुके हैं कि अंग्रेज पहले से यहाँ पर विद्यमान थे, और उसके बाद फ्रांसीसी भी आ गए हैं। दोनों यूरोप से ही हैं, तो जाहिर सी बात है कि दोनों लोगों में लड़ाई झगड़ा तो होगा ही। क्यों होगा लड़ाई झगड़ा? क्योंकि दोनों लोग जो है व्यापार के उद्देश्य से आए हुए हैं। तो व्यापारी जो भी होता है, अपना व्यापार हरदम जो है बढ़ाने का प्रयास करता है। तो एक प्रकार का कंपटीशन होगा। ये कंपटीशन हमारा किन्हीं कारणोंवश युद्ध में भी बदलेगा, और एक बड़ा हमको संघर्ष देखने को मिलता है। दूसरा कारण और होगा इनके संघर्ष का। वो क्या होगा कि यहाँ पर हमारा यूरोप में उत्तराधिकार होगा। उत्तराधिकार के लिए जो है संघर्ष रहेगा। बातें कुछ क्लियर कर देंगे अभी, कहाँ क्या है क्या नहीं है। तो आइए देखते हैं। देख लीजिए, हमने यहाँ पर भारत का मैप बनाया हुआ है, और इधर हमने यूरोप लिख दिया हुआ है, इंग्लैंड लिख दिया हुआ है, फ्रांस लिख दिया हुआ है, इधर ऑस्ट्रिया लिखा हुआ है। ऑस्ट्रिया वही है जिसकी राजधानी है वियना। तो ये तीनों यूरोप के देश हैं। आप लोग देख रहे हैं कि इंग्लैंड से अंग्रेज हमारे यहाँ पे भारत आ जाते हैं, और फ्रांस से फ्रांसीसी भारत आ जाते हैं। दोनों लोग यहाँ पर जो है व्यापार कर रहे होते हैं। भारत में उस समय क्या था कि मुगल काल हमारा चल रहा होता है। मुगल काल के हमारे सूबेदार वगैरह यहाँ पर राज्यों में शासन कर रहे होते हैं। तो ये लोग मसाले की वजह से आए थे, तो इनका क्षेत्र जो है यहाँ पर दक्षिण रहने वाला है। उसके बाद यहीं पर एक देश ये हमने लिखा हुआ है ऑस्ट्रिया। यहाँ पे क्या होता है, उत्तराधिकार के लिए एक हमारा यहाँ पर युद्ध होता है। तो ये दोनों लोग भी जो है हमारे रहने वाले यूरोप के हैं, और ऑस्ट्रिया भी यूरोप में पड़ता है। उस समय की बात है जब देशों में बहुत ही तेज से आपस में कंपटीशन था कि हम अपना कितना ज़्यादा विस्तार कर लें। तो उसी के विस्तार में यहाँ पर ऑस्ट्रिया में संघर्ष देखने को मिलता है। अब दोनों लोग यानी इंग्लैंड के लोग और फ्रांस के लोग वो भी हमारे भारत में होते हैं। अगर वहाँ पर लड़ाई होती है तो यहाँ पर भी उसकी झलक हमको देखने को मिलती है। यानी इनके संघर्ष का दूसरा कारण हमारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार होता है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसके कारण क्या होता है कि भारत में हमको अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का संघर्ष देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे क्या होता है। देख लीजिए, हमने यहाँ पर एक दो शहर लिखे हुए हैं। पहला शहर लिखा हुआ है हैदराबाद,
वैसे आधुनिक समय में हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, लेकिन मुगलों के समय में ये मतलब मुगल काल में हैदराबाद और कर्नाटक ये हमारे जो है मुगलों के अधीन थे। मुगलों का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप देखते हैं कि भारत में मुगल काल हमारा जो है 1526 में स्थापित होता है और आते आते हमारा जो है औरंगजेब तक रहता है। औरंगजेब के बाद भी हमको उत्तर मुगल काल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये मुगलों के अधीन होते हैं कौन? हैदराबाद और कर्नाटक। यहाँ पर क्या होता है कि इनके मुगल लोगों के यहाँ पर सूबेदार, नायब, ये सब यहाँ पे व्यक्ति होते हैं। तो मानचित्र में भी हमने यहाँ पर हैदराबाद को दिखाया हुआ है, कर्नाटक को दिखाया हुआ है। ये जगहें हैं कहाँ पर? तो दक्षिण भारत में हैं। और आप देख रहे हैं कि ये जगहें जो है मसाले वगैरह की दृष्टि से अच्छी हैं, तो इस वजह से ये लोग यानी फ्रांसीसी और अंग्रेजों का क्षेत्र भी यही होगा। बहरहाल संघर्ष के लिए थोड़ा सा अभी पृष्ठभूमि अलग से होगी। तो हैदराबाद में जो है हमारा एक शासक है जिसका नाम है निजाम उल मुल्क। ये आप जानते हैं कि हैदराबाद जो है निजाम लोगों के लिए, निजाम लोग यहाँ पर थे। और कर्नाटक में हमारा यहाँ पर शासक है सआदत उल्ला खां। तो ये दो जगहों पर हमारे क्या होते हैं? ये शासक होते हैं। इसी दौरान क्या होता है कि कर्नाटक पर 1741 में, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1741 में मराठा लोग क्या करते हैं? मराठा लोग कर्नाटक पर आक्रमण करते हैं। जब मराठा लोग कर्नाटक पर आक्रमण करते हैं तो यहीं पे एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है यहाँ पर चंदा साहब। तो चंदा साहब को मराठा लोग बंदी बना लेते हैं। जब बंदी बना लेते हैं तो हमारा यहाँ का शासक हो जाता है कौन? अनवरुद्दीन हो जाता है। तो ये कुछ हमारी पृष्ठभूमि यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद क्या होता है कि यहीं पर ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार होता है। ऑस्ट्रिया में एक शासक होते हैं जिनका नाम होता है चार्ल्स सिक्स। ये नाम लिख दिया हुआ है, चार्ल्स सिक्स। ऑस्ट्रिया में एक शासक होते हैं, इनके कोई लड़का होता नहीं है। आप जानते हैं कि उत्तराधिकार वगैरह दिया जाता है तो पुत्र को दिया जाता है। तो इनके एक पुत्री होती है जिसका नाम यहाँ पर होता है मेरिया थेरेसा। नाम हमने लिख दिया हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पर लिख लो, है मेरिया थेरेसा। मेरिया थेरेसा। तो ये चार्ल्स छठे करते क्या है कि एक यहाँ पर अपना उत्तराधिकार के लिए नियम बदलते हैं। नियम क्या बदलते हैं कि उत्तराधिकार अगर हमारे पुत्र नहीं है तो हम पुत्री को दे सकते हैं। बस इसी को लेकर यहाँ पर संघर्ष की स्थिति बन जाती है, क्योंकि जो अगल बगल के यूरोप में देश हैं वो ये चाहते हैं कि ऑस्ट्रिया किसी के जो है अधीन में हो जाए, तो उस अधीनता के लिए यहाँ पर संघर्ष चालू होता है। आप देखते हैं कि यूरोप में इंग्लैंड ताकतवर देश है, आज भी है, और पुराने समय से जो है ये काफ़ी ताकतवर देश रहा है, क्योंकि आप देखते हैं इसने जो है अमेरिका पर भी अधिकार कर रखा था। तो इससे पता चलता है कि इनकी जो है विस्तारवादी नीति थी। इस वजह से क्या होता है कि ये संघर्ष हमारा जो है यूरोप में चालू होता है। जब यूरोप में चालू होता है तो उसका प्रभाव भी हमको कहाँ पे देखने को मिलता है? भारत में। और भारत में मुख्य रूप से कहाँ पर देखने को मिलता है? कर्नाटक में। तो ऑस्ट्रिया का यहाँ पे ऑस्ट्रिया का जो है उत्तराधिकार होता है, वहाँ पे युद्ध चलता है। डुप्ले जो कि एक हमारा जो है फ्रांसीसी होता है, ये अंग्रेजों से मिलता है, आके कहता है कि यार वहाँ पर तो युद्ध चल रहा है लेकिन आप लोग हमें शांतपूर्वक व्यापार वगैरह की जो है अनुमति देते रहें या फिर हम लोग यहाँ पर नहीं लड़ेंगे। तो ये डुप्ले यहाँ पर चाल चलता है। लेकिन आप जानते हैं कि अंग्रेज तो अंग्रेज हैं, वो तो जो है कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये जानते हैं कि ये स्थिति हमारी थोड़ा सा दबी हुई है। तो यहीं पे क्या होता है कि कर्नाटक का पहला युद्ध हमारा जो है चालू हो जाता है। देख लीजिए हमने यहाँ पर कर्नाटक बनाया हुआ है। कर्नाटक ये हमारा जो है पश्चिमी तट का जो है क्षेत्र है। कर्नाटक का पहला युद्ध चालू होता है
1746 से 1748, ये जो है हमारी डेट रहती है 1746 से 1748। आप लोग इसको जो है याद कर लीजिए, क्योंकि वनडे परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है कि कर्नाटक का पहला युद्ध कब हुआ था। तो 1746 से 48 के बीच में हुआ था। अब इसमें होता क्या है कि एक अंग्रेज होता है जिसका नाम होता है बैरनेट। बैरनेट करता क्या है, जो फ्रांसीसी लोग होते हैं व्यापार आदि कर रहे होते हैं, इनके जहाज यहाँ पर हमारे सागरों वगैरह में होते हैं, तो बैरनेट करता क्या है कि फ्रांसीसियों के जहाज पकड़ लेता है। कौन पकड़ लेता है? बैरनेट। अगर फ्रांसीसियों के जहाज ये पकड़ेगा तो जाहिर सी बात है फ्रांसीसी लोग तो भी व्यापार करने के लिए आए थे, तो फ्रांसीसी लोग इसका जो है विरोध करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, भारत में इस समय फ्रांसीसियों के तौर पर मुख्य अगर कोई कर्ता धर्ता है तो कौन है? डुप्ले है। क्या नाम है इसका? डुप्ले। डुप्ले सहायता मांगता है अपने जहाजों आदि को छुड़ाने के लिए। नाम ध्यान रखना, क्या नाम है फ्रांसीसी का? यहाँ पर डुप्ले। डुप्ले सहायता मांग रहा है किससे? ला बोर्डोनो से। ला बोर्डोनो। ला बोर्डोनो इसका साथी होता है, और ये जो है कहाँ पे होता है? मॉरिशस में होता है। कौन? ला बोर्डोने। तो ये मॉरिशस में होता है। इससे कहता है कि यार अंग्रेजों ने जो है जहाज हमारे पकड़ लिए हुए हैं, इनको जो है रिहा कराओ। तो ये ला बोर्डोने करता क्या है कि मॉरिशस से आता है और अंग्रेजों से पंगा लेता है, और यहाँ पर क्या करता है, अपना जो है जो जहाज पकड़े गए थे उनको जो है छुड़वा लेता है। इसके साथ साथ में ये मद्रास पर भी अधिकार कर लेता है। तो यहीं पर हम लिखे दे रहे हैं मद्रास पर अधिकार। ध्यान रखना, मद्रास। मद्रास वही जगह है जो कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। इस पे अधिकार कर लेता है। उसके बाद इसी युद्ध में एक और युद्ध हो जाता है जिसका नाम होता है सेन थोमे का युद्ध। आपको हमने बताया था कि यहाँ पर जो है हमारी एक बस्ती बनी हुई थी फ्रांसीसियों की, जिसका नाम है सेन थोमे। सेन थोमे का युद्ध होता है 1748 में फ्रांसीसियों और अनवरुद्दीन के बीच में। अनवरुद्दीन ये कौन है? तो यहाँ का शासक है कर्नाटक का। तो इनके बीच में होता है, लेकिन अनवरुद्दीन क्या होता है? हार जाता है। जब अनवरुद्दीन हार जाता है तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि फ्रांसीसी लोग काफ़ी जो है ताकतवर हैं, या फिर इनके पास कुछ ऐसा है कि हाँ इनकी जो है शक्ति अलग ही टाइप की है। तो ये हार जाता है। कौन? अनवरुद्दीन। उसके बाद ये युद्ध हमारा काफ़ी दिन तक चलता है, और एक संधि होती है जिसका नाम होता है एला सापेल संधि। कौन सी संधि भैया? एला सापेल संधि। ये संधि असल में होता क्या है कि ये संधि यूरोप में होती है, और जब यूरोप में होती है तो अंग्रेजों को इस संधि के द्वारा मद्रास मिल जाता है, और फ्रांसीसियों को जो है अमेरिका का क्षेत्र यहाँ पर दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो है कर्नाटक का पहला युद्ध खत्म हो जाता है। खत्म होता है, लेकिन अभी निर्णायक तो युद्ध हुआ नहीं है कि कहाँ पर क्या है कि मतलब अंग्रेज रहेंगे या फ्रांसीसी रहेंगे भारत में, क्योंकि ये युद्ध या ये संघर्ष हमारा किसी एक सत्ता को भारत में रहने को देगा। उसी के बाद दोनों लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, हो जाता है हमारा कौन सा? कर्नाटक का दूसरा युद्ध। कर्नाटक के दूसरे युद्ध की डेट क्या है? 1749 से 1754। डेट आप लोग जो है जरूर याद करते चलिए। 1749 से 1754 काफी लंबा युद्ध देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि आपसे यहाँ पर पूछ सकते हैं कि सबसे लंबा युद्ध निम्न में से कौन से रहे हैं। तो ध्यान देते रहें कि जैसे आपका तीसरा युद्ध भी मिलेगा, दूसरा युद्ध भी मिलेगा, तो आप लोग यहाँ पर इनको ध्यान देते रहें। उसके बाद अब जब कर्नाटक का दूसरा युद्ध हो रहा होता है तो क्या होता है कि जो मराठा लोगों ने किसको जो है यहाँ पर अरेस्ट किया हुआ था? चंदा साहब को। तो चंदा साहब क्या होते हैं? अब रिहा हो जाते हैं। चंदा साहब जब रिहा हो जाते हैं, उधर हमने बताया था कि आपके लिए यहाँ पर हमारा शासक था कौन? अनवरुद्दीन। तो चंदा साहब इतने दिन के बाद तो जाहिर सी बात है ये भी जो है शासक बनेंगे। तो
चंदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच में हमको कुछ गतिरोध देखने को मिलता है। अब यहीं पर क्या होता है कि हमारे जो है दो गुट बन जाते हैं। एक गुट हमारा यहाँ पर होता है फ्रांसीसियों का और एक गुट होता है यहाँ पर अंग्रेजों का। क्योंकि ये जो लोग होते हैं एक दूसरे से थोड़ा सा वैमनस्य की भावना आ जाती है। तो देख लीजिए, डुप्ले रहने वाला है ये कहाँ का, फ्रांस का है। डुप्ले ने अपना गुट बनाया हुआ है, किसको, डुप्ले के गुट में मिलेंगे हमको मुजफ्फरजंग और चंदा साहब। तो जाहिर सी बात है कि एक ये हमारा गुट अलग हो जाएगा और दूसरा गुट मिलेगा हमको नासिर जंग और अनवरुद्दीन और अंग्रेजों का। तो ये हमारा अंग्रेजों का गुट हो जाएगा और वो हमारा जो है फ्रांसीसियों का गुट हो जाएगा। यानी भारत के कुछ शासक जो मतलब शासक बन सकते हैं या उस समय थे, कुछ हो लिए हैं फ्रांसीसियों के साथ में, कुछ हो लिए हैं अंग्रेजों के साथ में। और ये लोग अब इसी हिसाब से जो है राजनीति करेंगे, पूरा राजनीति का फायदा उठाएंगे और अंततः धीरे धीरे युद्ध होते होते युद्ध को जो है परिणाम में बदल लेंगे। तो डुप्ले की तरफ हमारे कौन हो गए हैं, मुजफ्फरजंग। मुजफ्फरजंग के बाद यहाँ पर जो है हमारा शासक मुजफ्फरजंग की जगह अंग्रेज लोग नासिर जंग को यहाँ पर जो है शासक बनाएंगे और चंदा साहब की जगह पर यहाँ पर कौन होगा, तो मोहम्मद अली होंगे। ऐसा कुछ हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद एक युद्ध होता है जिस युद्ध का नाम होता है आम्बूर का युद्ध। आम्बूर का युद्ध इसी द्वितीय विश्व युद्ध के समय, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय में ही लड़ा जाता है। कब होता है, 1749 में। जब ये युद्ध हो रहा होता है तो एक संधि हमारी होती है, कौन सी, पांडिचेरी की। पांडिचेरी की संधि कब होती है, 1755 में होती है। तो एक संधि हो जाती है। संधि का मतलब होता है कि एक सुलह समझौता। और इस संधि के द्वारा होता क्या है कि वही जो मद्रास होता है वो अंग्रेजों को हमारा मिल जाता है। तो इस हिसाब से हमारा ये इस युद्ध की जो है समाप्ति हो जाती है। उसके बाद जब यहाँ पर भी कोई हमारा परिणाम नहीं निकलता है तो अगला युद्ध हो जाता है हमारा कौन सा, कर्नाटक का तीसरा युद्ध। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 तक रहता है। तो आप लोग देख लीजिए, दोनों युद्ध लगभग जो है बराबर हैं। तो आपसे यहाँ से पूछ लेते हैं कि इन युद्धों में कौन सा ज़्यादा दिन तक लड़ा गया है या फिर सबसे कम लड़ा गया है। ये जो है 7 वर्ष का रहता है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एक यहाँ पर व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है काउंट डी लाली। काउंट डी लाली असल में होता क्या है कि ये हमारा जो है फ्रांस का व्यक्ति होता है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा अपना वर्चस्व को दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन वर्चस्व उसका हो नहीं पाता है क्योंकि भारत के जो अधिकांश शासक वगैरह हैं वो हमारे जो है अंग्रेजों की तरफ हो लिए हैं। क्योंकि कुछ उनको यहाँ पर टैक्स वगैरह इन लोगों से जो है ज़्यादा मिल गया है। तो यहीं पर क्या होता है कि वांडीवास का युद्ध होता है। वांडीवास वैसे जगह हमारी जो है तमिलनाडु में पड़ती है। तो वांडीवास का युद्ध हो जाता है 22 जनवरी 1760 को। अब इसमें होता क्या है कि जो ये हमारा युद्ध हो रहा होता है तो अंग्रेजों का नेतृत्व करता है आयरकोट और फ्रांस का नेतृत्व करता है वही कौन, काउंट डी लाली। अंततः क्या होता है कि जो फ्रांसीसी लोग होते हैं वो इन लोगों से, अंग्रेजों लोगों से काफ़ी कुछ कम पावरफुल होते हैं। तो अंततः ये हमारा युद्ध अंतिम परिणाम में बदल जाता है। इसी के समय में क्या होता है, एक संधि होती है जिसको कहते हैं पेरिस की संधि। पेरिस की संधि 1763 में होती है और पेरिस की संधि ये निर्धारित कर देती है कि भारत में कौन रहने वाला है। तो भारत में कौन रहेगा, अंग्रेज रहेंगे। अब अंग्रेज आ जाएंगे और अंग्रेज अपना यहाँ पर व्यापार, शासन आदि को जो यहाँ पर करेंगे आके। फ्रांसीसी लोग एकमात्र व्यापारी बनकर यहाँ पर रहेंगे और धीरे धीरे अपना जो है व्यापार इनका जो है घटने लगेगा। एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि अंग्रेज लोग अपना नियम कानून बनाना चालू कर देंगे। इस प्रकार से क्या होता है कि इस संघर्ष में अंग्रेजों की विजय हो जाती है, जो ये इजाज़त देते हैं कि आप जो है यहाँ पर भारत में व्यापार करने के लिए जो है सक्षम होते हैं।
व्यापार एक अलग की बात है। ये लोग जो है फिर बाद में जो है शासन करते हैं, क्योंकि उत्तर मुगल काल में हमको जो है अच्छे शासक देखने को भारतीय मिलते नहीं है, तो ये उसका भी जो है फ़ायदा उठा लेते हैं। अगर आपको ये कुछ फैक्ट हमारे समझ में आए हैं तो ठीक है, अगर ना समझ में आए हो तो बताना। तो इनका एक हम जो है कॉन्सेप्ट का यानी मेन इनकी पृष्ठभूमि बना के आपको हम बता देंगे कि कैसे क्या यहाँ पर ये अंग्रेज डिवाइड होते हैं, कैसे क्या फ्रांसीसी डिवाइडेशन होता है। तब तक कि आप लोग हमारा वीडियो देखिए और बताइए कि इसमें आप लोग कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।